ओके, सो वी हैड डिस्कस्ड राइट रशिया और उसके रेवोल्यूशन का मैंने आपको बैकग्राउंड एक दे दिया, फिर भी मैं एक जल्दी से एक और बैकग्राउंड देता हूँ। तो रशिया के कितने रेवोल्यूशन हुए थे? टोटल 3 रेवोल्यूशन हुए थे। ओके, 1905, 1917 फेब एंड 1917 अक्टूबर। ये 3 रेवोल्यूशन है। ओके, 3 रेवोल्यूशन है बेसिकली। और उसमें जो रशिया का पूरा स्कोप है वो चेंज हो गया था, जो लैंडस्केप है इट चेंज। तो थोड़ा सा पहले जाते हैं, 1905 के बारे में बात करने से थोड़ा पहले जाते हैं। तो रशिया वो जो था, इट वाज एन एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होता है? व्हाट डज एब्सोल्यूट मोनार्की मींस? एब्सोल्यूट मोनार्की जहां पर मोनार्क ऑल पावरफुल है। देयर इज वन मोनार्की, दो टाइप से मैं कह सकता हूँ। मोनार्की का दो फॉर्म होता है। एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्की एंड देन देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो व्हाट हैड हैपेंड वाज बेसिकली, जो बाकी सारे कंट्रीज थे, फेलो कंट्रीज थे रशिया के, जैसे कि यूके हो गया, बाकी सारे जो कंट्रीज थे जहां पर मोनार्की एग्जिस्ट करती थी, दे हैड ऑलरेडी बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और दे हैड डेलीगेटेड सम पावर टू दी सिविलियन गवर्नमेंट। जैसे कि जर्मनी में भी हुआ था, काइजर वॉज इन चार्ज, काइजर विल्हेम वॉज इन चार्ज, लेकिन उसने आर्मी को और अपने सिविल सर्वेंट्स और एक गवर्नमेंट को पावर दे रखी थी, ठीक है। लेकिन रशिया में अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही थी। ओके, रशिया में अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की वाज एग्जिस्टिंग, जहां पर जार वाज को ऑल पावरफुल। देन पीजेंट्स का क्वेश्चन था। पीजेंट्स का क्या क्वेश्चन था? बेसिकली वहां पर सर्फडम चलता था। वहां क्या चलता था? सर्फडम चलता था। तो जो सर्फडम है वो बेसिकली एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम था। ओके, वो बेसिकली एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम था जहां पर पीजेंट्स थे, उनको सर्फ्स बोला जाता था, एंड दे वर टाइड टू देयर लैंड। उस लैंड पे वो काम करते थे, एंड दे वर दी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द लैंड ओनिंग नोबिलिटी। ये स्लेवरी से डिफरेंट था। स्लेवरी में क्या होता था? बेसिकली जो स्लेव्स होते थे वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, वो किसी मालिक के अंदर काम करते थे। ओके, एंड उनको खरीदा जा सकता था, बेचा जा सकता था। लेकिन सर्फ्स में क्या होता था? ध्यान से सुनना। सर्फ्स में सर्फ कैन ओन द प्रॉपर्टी, दे वर नॉट स्लेव्स। लेकिन उनको क्या था कि दे कैन नॉट लीव दैट प्रॉपर्टी विदाउट द परमिशन ऑफ देयर मास्टर। उन वो किसी, देखो ऐसे एक लैंड ओनिंग लॉर्ड था, ठीक है, सपोज देयर इज अ लैंड ओनिंग लॉर्ड, और उसके अंडर में देयर वर अ लॉट ऑफ सर्फ। जैसे इंडिया में नहीं होता जमींदार का सिस्टम था, जैसे जमींदार और जो टीनेंट थे, उसी टाइप से था। लेकिन जो कंट्रोल करता था, वो लैंड ओनिंग लॉर्ड यूज टू कंट्रोल दीज सर्फ्स। और सर्फ्स कैन ओन दी प्रॉपर्टी अनलाइक स्लेव्स। जैसे स्लेव कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, बट दीज सर्फ्स दे कैन ओन। ओके, दे कैन बेसिकली ओन द प्रॉपर्टी विच दे आर टिलिंग। लेकिन उस एस्टेट को जहां पर वो टिल कर रहे थे, जहां पर वो फार्मिंग कर रहे थे, उसको छोड़ नहीं सकते थे। बस तो इसके वजह से काफी ज्यादा पीजेंट डिसकंटेंट था, बिकॉज जो लैंड ओनर्स थे एंड द लैंड लॉर्ड्स, दे वेर वेरी वेरी ऑप्रेसिव। दे वेर हाईली हाईली ऑप्रेसिव। ओके, काफी ज्यादा ऑप्रेसिव थे। तो फाइनली क्या हुआ, 16th एंड 17th सेंचुरी में पूरा चलता रहा, 18th सेंचुरी तक चलता रहा। एंड उसमें क्या हुआ कि पीजेंट डिस्कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ते गया, बिकॉज दे वेर फुल्ली बाउंड टू देयर मास्टर्स एस्टेट। वो कहीं नहीं जा सकते थे। उनपे ऑप्रेसिव टैक्सेशन टाइप का डालते रहता था उनका लैंड ओनर। फाइनली 1861 में जार अलेक्जेंडर द सेकेंड, ओके, जार अलेक्जेंडर द सेकेंड ने इसको अबॉलिश कर दिया था। जार अलेक्जेंडर द सेकेंड वाज बेसिकली द एंसेस्टर ऑफ जार निकोलस सेकेंड, ठीक है। देन रशिया में क्या हुआ था, 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन काफी पेस पे हुई थी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, पुअर वर्किंग कंडीशन, फैक्ट्री का जो आपको पता है ना, 1860 आपने वो पढ़ा है, 1881 फैक्ट्री एक्ट, एंड देन देयर वाज दिस 1891 फैक्ट्री एक्ट। तो उसमें सुना है आपने कैसे वुमेन चिल्ड्रन को हैजार्डस फैक्ट्री में काम कराया जा रहा था, स्मोक फिल्ड फैक्ट्री में। तो उसी तरीके से रशिया में भी स्मोक फिल्ड फैक्ट्री वगैरह में काम कराया जा रहा था इन लोगों को।
तो उसके वजह से भी डिसकंटेंट था। फिर एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वोडका, आप आज के समय में वोडका सुना है आपने? वोडका इज वेरी पॉपुलर एंड इट्स अ कॉज ऑफ लॉट ऑफ डेथ इन रशिया। तो कैसे द रशियन पीजेंट क्लास became addicted to vodka and that is tied to serfdom only, उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि पहले वोडका जो था, इट वाज अ पॉपुलर ड्रिंक ऑल राइट, लेकिन वो लोकली ब्रू होता था। क्या होता था? लोकली ब्रू होता था। मतलब पीजेंट्स अपने बाण वगैरह में, सर्फ्स जो थे अपने बाण वगैरह में या अपने फार्म पे, ठीक है, अपने फार्म पे उगाते थे। पोटैटो, आई थिंक वो वोडका इज पोटैटो बेस्ड, पोटैटो से बनता है वोडका। तो अपने फार्म पे फर्मेंटेशन करते थे और उसके बाद वोडका बनाते थे। तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में बनाते थे। फिर क्या हुआ, रशियन जो रॉयल्स थे उन्होंने देखा यार ये पीजेंट्स तो बहुत पसंद से पीते हैं इस वोडका को, लेकिन सिंस लिमिटेड क्वांटिटी में होता था, लिमिटेड क्वांटिटी में होता था, तो उसके वजह से क्या होता था कि एडिक्शन नहीं था। क्योंकि मे बी एक बोतल में 30 लोग पी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं, फॉर रिफ्रेशमेंट दे वर हैविंग। उसके बाद क्या हुआ, रशियन रॉयल्स ने देखा कि यार ये तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सो दे बैंड द लोकल ब्रूइंग। मतलब उन्होंने बोला कि कोई भी सर्फ या कोई भी पीजेंट अगर मुझे वोडका बनाते हुए दिख गया तो मैं उसको जेल में डाल दूंगा, उस पर फाइन लगेगा। एंड व्हाट दे दीज पीपल, रशियन रॉयल्स डिड वाज दे एस्टैब्लिश्ड बिग बिग फैक्ट्रीज, वेरी ह्यूज फैक्ट्रीज, और बहुत बड़ी फैक्ट्रीज बनाया और वहां पर जाके वोडका मैन्युफैक्चर करने लगे। और उस वोडका को सब्सिडाइज करके, ताकि एडिक्ट हो जाए पीजेंट्स, रशियन पीजेंट्स एडिक्ट हो जाए वोडका के, दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन लार्ज नंबर एंड दे स्टार्टेड सेलिंग इट वेरी चीपली। तो जो रशियन पीजेंट्स थे दे गॉट एडिक्टेड। तो जो एडिक्शन था, दिस वाज अ रशियन रॉयल प्रोजेक्ट अगेंस्ट दी पीजेंट्स। और उनको क्या प्रॉब्लम आ गई? अल्कोहलिज्म की मेजर प्रॉब्लम आ गई। नाउ पीपल वेयर नो लॉन्गर प्रोडक्टिव। वो अब दिन भर बेसिकली पी के बैठे रहते थे। ओके और उसके वजह से वाइफ बीटिंग, दीज प्रॉब्लम विच नेवर एग्जिस्टेड इन दी रशियन सोसाइटी, वाइफ बीटिंग हो गया, या एक तरीके से आप देख लो, थिंग्स लाइक सिरहोसिस, लिवर सिरहोसिस, 20 साल में मर जाना। जो आदमी 40 साल तक जीता था वो अब 20 साल में मर गया, बिकॉज वोडका ओवरडोज से उसको सिरहोसिस हो गया, एंड दिस थिंग हैपेंड। तो अल्कोहलिज्म ये भी एक मेजर डिस्कंटेंट था, दैट ओके आपने हमें क्या किया, आपने हमें, रशियन रॉयल्स ने हमारा एक सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, एक सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट उसको लेके और उसको एक एक मेजर सिन में कन्वर्ट कर दिया। आज के डेट में भी 2023 तक जो रिसेंट डेटा है उसमें रशिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर अर्ली डेथ अमंग मेल इज अल्कोहलिज्म। आज भी रशिया का एक बिगर चंक, मतलब जो 1850s में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टू क्रिपल रशिया, द रशियन हार्टलैंड, वो आज भी काम कर रहा है। और आज भी मेजर कॉज ऑफ डेथ अमंग द रशियन यूथ इज आफ्टर सुसाइड इज दिस थिंग। और सुसाइड भी एक बाई प्रोडक्ट है, सुसाइड इज ऑल्सो अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म। ओके, ये चीज आप याद रखना, ठीक है? एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव? कुछ पूछ रहे थे आप, बोलो। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। मेजर कॉजेज, व्हाट वर द मेजर कॉजेज ऑफ द रेवोल्यूशन? इकोनॉमिक स्ट्रेन, रशिया का जो इकोनॉमी है उसका रिफॉर्म्स तो जरूर हुआ था, उन्होंने रेलवे पटरी जरूर बिछाया, ये सारी चीजें, फैक्ट्रीज जरूर बिछाया, लेकिन मिसमैनेजमेंट के चक्कर में, करप्शन के चक्कर में, और वर्ल्ड वॉर 2 का जो बर्डन हुआ, ओके, वर्ल्ड वॉर 2 में काफी पैसा इनका गया था, उसके वजह से इकोनॉमिक स्ट्रेन काफी आया। देन पॉलिटिकल रिप्रेशन काफी ज्यादा आया। जार निकोलस 2, मैंने आपको क्या बताया था, ही वॉज एन एब्सोल्यूट मोनार्क, एब्सोल्यूट मोनार्क था, तो ही रेजिस्टेड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, और रशियन पार्लियामेंट जिसको डूमा बोलते थे उसको सिर्फ उसने लिमिटेड पावर दिया, एंड ही यूज्ड टू ओवरराइड द डिसीजन दैट वाज टेकन बाय द डूमा। तो ज्यादा कुछ पावर नहीं था। देन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हुए, लॉट ऑफ रशियन गुड राइटर्स, ओके, जैसे दोस्तोवस्की, देन देयर वाज दिस टॉल्स्टॉय, ओके, ये सारे जो राइटर्स थे, तो एक पूरा 1800s में रेनेसां हुआ, ओके, रशियन रेनेसां जिसको बोलते हैं।
उसमें बेसिकली मार्क्सिस्ट राइटर्स वगैरह, मार्क्सिस्ट राइटर्स एंड पीपल हु वेर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल मार्क्स, वो आए, और बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स, ओके, पॉलिटिकल पार्टीज लाइक दी बोल्शेविक्स एंड दी मेंशेविक्स, दे आल्सो केम टू दी फोर, ठीक है। और फिर वर्ल्ड वॉर वन का फेलियर मैंने बताया था आपको। वर्ल्ड वॉर वन में सिंस बैटल ऑफ टैननबर्ग, आपको याद होगा, बैटल ऑफ टैननबर्ग में जो इनको लॉस हुआ था, देन उसके पहले भी, बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, 1904 में क्या हुआ था, रशो जापानीज वॉर, ओके, रूसो जापानीज वॉर जो हुआ था, उसमें ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था। बहुत ही एक इमर्जिंग कंट्री जापान थी, उससे हार गए थे रशियंस। काफी ज्यादा उनके मोराल पे, जो उनकी आर्मी का मोराल था, जो उनके ऑफिसर का मोराल था, काफी ज्यादा हिट किया था। अब हम ये देखो 1905 का रेवोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1905 के रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, ये देखो, बेसिकली इंपीरियल रशियन गार्ड्स हैं, और ये प्रोटेस्टर्स कौन है, दीज पीपल दे वर लेड बाय अ फादर, एक क्रिश्चियन लीडर इनको लेके गया था जार के पैलेस पे। और जार के पैलेस पे क्यों लेके गया था, पिटिशन देने के लिए कि सर आप ना पॉलिटिकल रिफॉर्म करें, हमें बहुत घुटन हो रही है, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो प्लीज आप ये पिटिशन एक्सेप्ट कर लें, और आप थोड़ा सा पावर हमें भी, जनता को भी दे। rather than listening to his petition, what the czar did was कि अपने जो सोल्जर्स हैं उनको बोला कि फायर करो। तो आप देख सकते हो कैसे दे आर डाइंग। सो इट्स अ वेरी वेरी आइकॉनिक फोटोग्राफ। उससे क्या हुआ कि पीजेंट्स में डिसकंटेंट और बढ़ गया, पीजेंट्स में डिसकंटेंट और बढ़ गया, और इसको हम लोग ब्लडी संडे भी बोलते हैं, वेरी करेक्ट, ओके। सो इट वाज कॉल्ड ब्लडी संडे, जनवरी 22 1905 का हुआ था। एक फादर था, उसका नाम था ग्योर्गी गेपॉन, और ही लेड अ पीसफुल प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स, ओके, यस, फादर गेपॉन। एंड देन ही वाज शॉट एट, और उसके वजह से क्या हुआ, जो जार का जो जार का एक फादरली इमेज था कि जार मेरे फादर है, ओके, ही लुक्स अपॉन मी, वो चला गया। एंड नाउ पीपल रियलाइज दैट द जार इज ऑप्रेसिव, the czar himself is oppressive, he is not a well wisher, he is not our father। उसके बाद से इंटेंसिफिकेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, इंटेंसिफिकेशन स्टार्ट हो गया। बैकग्राउंड क्या था 1905 रेवोल्यूशन का, बेसिकली देन वही था, जार का जो ऑटोक्रेटिक मॉडल था, एब्सोल्यूट मोनार्की। देन इकोनॉमिक स्ट्रेन काफी था, जो भी रशिया का रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई थी, बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया था। उसके पीछे वन ऑफ द रीजंस वाज दैट देयर वाज करप्शन, देन जो अल्कोहलिज्म वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। उसके बाद हाफ बेक्ड रिफॉर्म्स थे, they were not as clinical as that was done in maybe Germany and Britain, okay। then Russo Japanese war हुआ था 1904 and 5 में, उसमें एक humiliating defeat मिला था at the hands of Japan। and Japan जो था, it was a very emerging country, छोटी कंट्री थी उस समय, मेजी रेस्टोरेशन को 40 साल भी नहीं हुए थे, और उसी में 30-40 साल के अंदर ही एक ऐसी कंट्री जो कि फ्यूडल बैकवर्ड कंट्री थी, उसने रशिया को, विच वाज अ सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड मिलिटराइज्ड कंट्री, उसको हरा दिया था, ठीक है। तो उसके वजह से जापानीज जो है, बेसिकली जो रशियन, सॉरी नॉट जापानीज, जो रशियंस हैं, दे गॉट वेरी एजिटेटेड कि यार ये हो क्या रहा है, और मोराल जो था आर्मी का वो काफी ज्यादा डाउन चला गया। आउटकम क्या क्या हुआ, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट आफ्टर द ब्लडी संडे, जो गेपॉन के सेशन पे फायरिंग हुआ था, काफी ज्यादा स्ट्राइक हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, डेमोन्स्ट्रेशंस हुआ पीजेंट्स का, स्पेशली फैक्ट्री वर्कर्स का, जिनको बहुत ही बुरी कंडीशन में ट्रीट किया जा रहा था। देन म्यूटिनी हुआ, एक बैटलशिप था जिसका नाम था पोटेमकिन, ओके, इट म्यूटिनीड। म्यूटिनी का मतलब समझते हो ना, जब सोल्जर्स अगेंस्ट हो जाते हैं, दे स्टॉप फॉलोइंग द ऑर्डर्स। म्यूटिनी हुआ था पोटेमकिन करके शिप पे। Then there was a peasant uprising as well. Discontented peasant, they looted the estates and demanded land distribution, redistribution reforms. And finally, there was formation of Soviets. Soviets क्या था? Workers' Council or Soviet. They were formed in many cities, with the Saint Petersburg Soviet being the most prominent. तो आपका क्वेश्चन था कि बोल्शेविक्स कैसे डिफरेंट थे मेंशेविक्स से। सो बेसिकली जो बोल्शेविक्स थे वो स्मॉल स्मॉल एक तरीके का स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज हर सिटी में, हर हर टेरिटरी में बनाना चाहते थे, विच वेर लीडिंग अदर रेवोल्यूशनरी, जो कि हु वेर नॉट फुल टाइम आइडियोलॉग्स। जैसे एक वर्कर होता है, वो बेसिकली ही इज ऑल्सो अ कमिटेड रेवोल्यूशनरी, लेकिन वो दिन में कुछ काम करता है,
व्हाट द बोल्शेविक्स वांटेड कि एक छोटा सा ग्रुप हो जो 24 घंटे सिर्फ आइडियोलॉजी प्रोपगेट करे, एंड इसके अगेंस्ट थे मेंशेविक्स। मेंशेविक्स से दैट इसकी जरूरत नहीं है, इससे सेंट्रलाइजेशन होगा। ओके, सो दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ, एक तरीके से डिपार्चर बोल सकते हो बिटवीन द मेंशेविक्स एंड द बोल्शेविक्स। ओके, आगे चलते हैं, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था इस बारे में। व्हेन यू नो व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड आफ्टर द 1905 जो ब्लडी संडे हुआ था, उसके बाद काफी ज्यादा डिसकंटेंट फैल गया था। तो अक्टूबर मैनिफेस्टो निकाल के लाया था गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1905, जिसमें ही प्रॉमिस्ड बेसिक सिविल राइट्स एंड लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन ये पावर, लेजिस्लेटिव सिविल राइट्स कभी ट्रांसफर नहीं हुए, सिर्फ प्रॉमिस हुए थे। देन देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ द डूमा। इलेक्शंस हुए थे 1906 में। डूमा जो था, जिसको रशियन पार्लियामेंट होता है, वो उसके पास लिमिटेड पावर था, और जार रिटेन द वीटो राइट्स। मतलब कोई भी बिल पास होगा तो जार कैन ओवरटर्न इट, उसको टर्न कर सकता है उसको। बेसिकली जैसे हमारे प्रेसिडेंट वीटो करते हैं, जार के पास एब्सोल्यूट वीटो राइट था कि कोई भी बिल को, बेसिकली कोई भी बिल को चेंज कर सकता है, कोई भी बिल को रिजेक्ट कर सकता है। देन देयर वाज आल्सो रिप्रेशन, अ लॉट ऑफ पीपल गॉट टॉर्चर्ड, दे गॉट अरेस्टेड। जार की जो सीक्रेट पुलिस थी, उसने काफी लोगों को अरेस्ट किया, हु वेर ऑन सस्पिशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंड स्पोकिंग द रेवोल्यूशन। ओके, कुछ टेम्पररी रिफॉर्म्स हुए और सीड फॉर फ्यूचर रेवोल्यूशन। सो बेसिकली यहाँ का जो एक्सपीरियंस मिला, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिला उसको जो कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविक्स हैं, उन्होंने 1917 में यूज करके जार को फाइनली इजेक्ट कर दिया। देन देयर वाज अ इमर्जेंस ऑफ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि द बोल्शेविक्स, ओके, जस्ट अ मोमेंट। यस, सो जो बोल्शेविक्स हैं, दे वर वन ऑफ द एनिमीज ऑफ द जार, दे वर नॉट द एनिमी ऑफ द जार। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। देन देयर वाज शिफ्ट इन लॉयल्टीज एज वेल। तो अर्बन प्रोलेटेरिएट, जो अर्बन कॉमन मैन था, उसका जो लॉयल्टी था वो किसके तरफ था? अर्बन कॉमन मैन का जार की तरफ था। लेकिन आफ्टर द 1905 रेवोल्यूशन ही थॉट कि यार, जार इज नॉट माय वेल विशर। उसका जो फादरली फिगर थे बिफोर द 1905 रेवोल्यूशन, उनको फादरली फिगर की तरह देखा जाता था। ही वाज सेड टू बी द फादर ऑफ रशियंस। लेकिन आफ्टर द 1905 जो जार का मेन सपोर्ट बेस था अमंग द अर्बन कॉमन मैन, दैट शिफ्टेड, एंड वो दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। So this was the 1905 revolution. कोई doubt इसमें आपको? Do you guys have any doubt in this 1905 revolution? बता सकते हो आप? No doubt. Everyone got it. ठीक है। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर? फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1917 में। तो आपको मैंने बताया कि जो वर्ल्ड वॉर वन है, उसमें बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम्स और हार्डशिप का सामना करना पड़ा था। उसके वजह से फूड एंड फ्यूल शॉर्टेजेस थे, डिक्लाइन इन मोरल था। ओके, ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स वेर देयर। यस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, फूड की शॉर्टेज थी, फ्यूल की शॉर्टेज थी। देन द ह्यूमिलिएशन, अगेन अ ह्यूमिलिएशन। पहले भी ह्यूमिलिएशन हुआ रशो जापानीज वॉर में, देन इस वाले वॉर में भी, वर्ल्ड वॉर वन में भी इनको ह्यूमिलिएशन हुआ। बहुत ज्यादा मोरल डाउन हो गया था। लॉट एक जर्मन सोल्जर अगर मरता था तो उसके जगह पे वो 10 रशियन सोल्जर्स को काट के चला जाता था। उसके वजह से जो रशियन, मेजरली जो रशियन आर्मी थी, देवर मेड ऑफ पीजेंट्स ओनली, जो कि जो हु वर ड्रॉन कंस्क्रिप्टेड फ्रॉम द पीजेंट क्लास ओनली। तो उनको काफी ज्यादा फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। ओके, काफी ज्यादा फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। बेसिकली दे वर फार्मर्स। उनमें लड़ने की सबसे पहले दे वर नॉट रेडी टू फाइट द वॉर। ओके, फॉर्मल ट्रेनिंग बहुत कम थी उनकी, उसके वजह से ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, ठीक है। यस, द रशियंस हैड अ स्टैंडिंग आर्मी, दे हैड अ बिग स्टैंडिंग आर्मी। लेकिन द थिंग वाज कि जब कंस्क्रिप्शन हुआ तो ऑलवेज द क्वालिटी गॉट डाइल्यूटेड एंड द रशियंस डिड नॉट हैड रिफॉर्म्स।
रशियन आर्मी का रिफॉर्म्स 1905 के बाद जो हो जाना चाहिए था, सी 1905 वाज बेसिकली अ नेवल बैटल, इट वाज अ नेवल बैटल, और नेवी के समय नेवल रिफॉर्म्स भी उन्होंने उतने नहीं किए थे, लैंड रिफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं किए थे, और दे वर स्टिल फाइटिंग ऑन 19th सेंचुरी वॉर मॉडल। तो 19th सेंचुरी का जो प्लान था उसके बेसिस पे दे वर फाइटिंग। ओके, सो ये एक इशू था रशियन आर्मी का। ठीक है, और देन यस, वोडका वगैरह का, अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम तो था ही। एंड आपको पता होगा एक बात, बड़ी बड़ी फनी बात है, आई टेल यू समथिंग। जो रशियन ऑफिसर कोर था, रशियन ऑफिसर कोर था, आपको पता है किससे बना हुआ था? जर्मन लैंड ओनर क्लास से। सो दे वर जर्मन ओरिजिन ऑफिसर हु वाज लीडिंग द रशियन पीजेंट्स। जर्मन, ओके, जर्मन बहुत, क्योंकि क्या था कि जर्मनी और रशिया का बॉर्डर कंटिगुअस था, राइट, एक ही साथ था। तो फॉर द पास्ट 100 years बहुत सारे जर्मन लैंड ओनर्स या जर्मन जमींदार जिनको कह सकते हो, दे स्टार्टेड बाइंग अ लॉट ऑफ लैंड एंड दे बिकेम एरिस्टोक्रेट्स। they became basically they became aristocrats in the Russian regions, और वहां पर they also entered the Russian army. तो German officer, the officer class of the Russian army was made up of the blue blooded German aristocrats या जर्मन लैंड ओनर, उनको यूंकर्स बोलते थे, नॉट एग्जैक्टली कुलाक्स, दे वर कॉल्ड यूंकर्स। Okay, they were called Junkers. No, Zhukov was a proper Zhukov was a proper peasant. Okay, he was a proper impoverished peasant जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था बचपन में. He was not a royal. Okay. See, after the Russian Revolution, a lot, all these Junkers and the German-speaking people, they went and settled in Germany and other places. वो रहे नहीं. Okay. Yes, can be said. Early Indian Army में जोधपुर महाराज वगैरह थे उसी टाइप से, लेकिन यहाँ पर क्या था, जर्मन स्पीकिंग पीपल वेयर लीडिंग रशियन स्पीकिंग पीजेंट्स। सोल्जर क्लास था रशियन, और ऑफिसर कैडर कौन था? जर्मन स्पीकिंग, क्योंकि बहुत सारे जर्मन पिछले 100 साल में जाके रशिया में सेटल हो गए थे, तो वो भी एक फैक्टर था ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस, बिकॉज पूरा तालमेल ही नहीं था। the German aristocrats, they did not knew what was the problem. Okay, they did not know what was the problem with these people. ठीक है, ये चीज थी। यस वैभव। अच्छा, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी उसका जो वॉलंटियर कोर था वो भी तो सब फिजिशियन भी था, अपार्ट फ्रॉम कि जोधपुर लांसर्स वाले जो थे लोग। सी ऐसे कह सकते हो, नहीं, ऐसे इंडियन इंडियन नहीं मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि सपोज अगर हमारा ऑफिसर कैडर ब्रिटिश हो और सोल्जर कैडर इंडियन हो, उसी तरीके से उनका क्या था, ऑफिसर कैडर वाज फॉरेनर जर्मन एंड द सोल्जर कैडर इट वाज मेड अप ऑफ कॉमन रशियन पेजेंट्स। ओके, ये चीज है, लेकिन इंडियन 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 महाराजा नहीं कह सकते हो, बिकॉज इंडियन महाराजा इज स्टिल इंडियन, राइट। अगर वो लीड कर रहा है तो ही स्टिल इंडियन, ही स्टिल इन फ्लैश एंड ब्लड एटलीस्ट ही स्टिल एन इंडियन। ठीक है। ओके, इन नापोलियनिक टाइम्स रशियन एरिस्टोक्रेट्स वेयर फ्रेंच स्पीकर्स एंड जर्मन स्पीकर्स। देखो, जब नापोलियनिक टाइम में देयर वाज नो जर्मनी, राइट, जर्मन स्पीकिंग इट वाज अ वेरी लूज कन्फेडरेसी, कन्फेडरेसी कह सकते हो, और उस समय रशिया वगैरह बहुत ही छोटा पावर था, and France was the biggest power. So automatically the Russians got gravitated towards France, and they started speaking. They started to be getting drawn from the French cadres. और फिर जब वर्ल्ड वॉर वन में इन द नेक्स्ट 100 years आफ्टर Napoleon's decline till World War One, Germany rose. Okay, Germany as a country and Prussia as a idea or Prussia as a model. Okay, it continued to rise. तो Prussians जो थे, Prussian was one of the confederacy, मतलब एक तरीके का स्टेट था। तो प्रशिया से काफी लोग जाके रशिया में बस गए। प्रशिया क्या था? जर्मन स्पीकिंग स्टेट था। उससे बहुत सारे लोग जाके रशिया में बस गए, जिनको क्या बोलते थे? हम यूंकर्स बोलते थे। एंड यूंकर्स वेयर दी जर्मन जमींदार और जर्मन लैंडलॉर्ड्स। ओके, तो उन्होंने काफी ज्यादा वास्ट स्वाथ्स ऑफ लैंड अक्वायर करके वहां पर अपना मे बी एक छोटा सा पैलेस बना दिया और एरिस्टोक्रेसी करने लगे, और बेसिकली रशियन आर्मी में चले गए। ठीक है,
सो इतना समझ आ गया इमीडिएट ट्रिगर्स क्या क्या था 1917 रेवोल्यूशन का। फूड शॉर्टेजेस, काफी ज्यादा ब्रेड की शॉर्टेज थी। वर्ल्ड वॉर वन के चलते बहुत सारा जो ब्रेड था और ये सारे पोटैटोस थे, टर्निप्स थे, उसको क्या भेजा गया फ्रंट लाइंस पे सोल्जर्स को फीड करने के लिए। उसके वजह से पीजेंट्स के पास कुछ बचा नहीं। दूसरा क्या था, देयर वेर फैमिन्स, ओके, बिटवीन 1911 टू 1917। जो रशियन हार्टलैंड है उसमें इट सॉ अनयूजुअल अमाउंट ऑफ वेदर वेदर पैटर्न्स, जिसके वजह से जो टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट है वो कम हो गया। तो सीवियर फूड शॉर्टेज हो गया। सेंट पीटर्सबर्ग विच वाज वन ऑफ द मेजर हब्स, ओके, मॉस्को के साथ सेंट पीटर्सबर्ग भी बहुत एक मेजर सिटी था। वहां पर ब्रेड रायट्स हो गए, ओके, वहां पर क्या हो गया, ब्रेड रायट्स हो गए इन February 1917। वो ब्रेड राइट्स जो हुए एस्केलेट कर गए कहां पर, मास प्रोटेस्ट। ओके, इट कन्वर्टेड इनटू मास प्रोटेस्ट। देन लेबर स्ट्राइक्स आल्सो हैपेंड। जब ब्रेड की शॉर्टेज होगी तो ऑब्वियसली लेबर खाएगा क्या, लेबर कुछ खा नहीं पाएगा तो काम कैसे करेगा, अगर उसको तब भी काम कराओगे तो ही इज गोइंग टू प्रोटेस्ट। देन प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हो गया था। देन आर्मी जो थी उसको बुलाया गया प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए कि आप बचाओ आके हमें, ओके, यू कम एंड यू कम एंड सेव द जार। एंड देन आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया। आर्मी सेड दैट ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज ऑलरेडी मैं इतना ह्यूमिलिएट होके आया हूँ जर्मनी के हाथों। आपने पूरा वहां पर मुझे अच्छे से लीड नहीं किया। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू फायर ऑन दीज इनोसेंट प्रोटेस्टर्स बिकॉज उनका कॉज सही है। एंड अ लॉट ऑफ आर्मी पीपल दे जॉइंड द रेवोल्यूशन, ओके। देन डूमा का जो था, जो वहां का पार्लियामेंट था, इट आल्सो गॉट इन्वॉल्व एंड इट वाज वेरी क्रिटिकल। उसने काफी ज्यादा रेजोल्यूशंस पास किए विच वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ द जार एंड हिज हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। और उसके बाद क्या हुआ, जार ने अटेम्प्ट किया कि डूमा को डिसॉल्व कर दूं मैं, डूमा को डिसॉल्व कर दूं, लेकिन बहुत सारे जो डूमा के मेंबर थे दे सेड कि नहीं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। फाइनली क्या हुआ, निकोलस द सेकेंड ने और मिलिट्री लॉयल्टी खत्म हो गई। जो जार जार की आर्मी थी उसने बोला कि अब हम फाइट नहीं करेंगे। बहुत सारे जो शिप्स थे उसका कंट्रोल सेलर्स ने ले लिया। वो मैंने आपको बताया था ना, एडमिरल कोलचैक, एडमिरल कोलचैक जो था, ही वाज आल्सो लीडिंग अ शिप। तो उसके जो वहां के सेलर्स थे, सेलर्स वेर अगेन सेलर्स, द सेलर्स वेर द पीजेंट्स। तो उन्होंने बोला कि अब हम सेलिंग नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ द शिप्स। वो जाके शिप्स को कंट्रोल में ले लिया उन्होंने। और फाइनली निकोलस द सेकंड जो है उसने बोला कि ओके, आई एम लीविंग द थ्रोन, अब मेरे से नहीं होगा। और अपने भाई के लिए ग्रैंड ड्यूक माइकल को बोला कि तुम आके ये यहाँ बैठ जाओ। ग्रैंड ड्यूक माइकल सेड कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ पर पूरा पूरे कंट्री में सिविल वॉर जैसा सिचुएशन है, नाउ यू वांट कि मैं आ जाऊं, मैं नहीं मरूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू कम एंड टेक ओवर द थ्रोन। एंड फाइनली क्या हुआ, एक वैक्यूम बन गया। एब्डिकेशन तो कर दिया निकोलस द सेकंड ने इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर कि आओ भाई तुम आके बैठ जाओ, तुम किंग बन जाओ। बट जिसको बैठना था उसी ने रिफ्यूज कर दिया। ग्रैंड ड्यूक माइकल बेसिकली यस डर गया और उसने बोला कि मैं नहीं करूंगा। अब क्या करना है, तो फाइनली क्या हुआ, monarchy as a system was abolished and a provisional government was formed, okay। और प्रोविजनल गवर्नमेंट किसने किया है, बनाया, सबसे पहले प्रिंस ग्योर्गी लवोव, ओके, प्रिंस ग्योर्गी लवोव जो था उसने ये बनाया था एंड ही लेड दिस गवर्नमेंट। और इसको डूमा का सैंक्शन था, मतलब पार्लियामेंट का सैंक्शन था कि ठीक है, यू कैन रूल। प्रोविजनल मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्रांजिशनरी, कि अभी खत्म हुआ है मोनार्की रशिया में और हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं, उसके बीच में किसी को तो रूल करना है ना। तो दैट इज द प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडर ग्योर्गी लवोव। तो व्हाट इज द आफ्टरमाथ, तो देयर वाज द एंड ऑफ द ज़ारिस्ट रूल। रेवोल्यूशन मार्क द एंड ऑफ द रशियन एम्पायर एंड द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी। तो ये है February 1917 का बात हो रहा है, ओके। देन प्रोविजनल गवर्नमेंट को काफी ज्यादा चैलेंज आया था एंड देन इसमें क्या हुआ, दैट देयर वाज समथिंग कॉल्ड द कॉर्निलोव अफेयर। तो फेब्रवरी में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी वो पहले से ही वीक थी, उतना सपोर्ट नहीं था। और अगस्त में एक जनरल जो कि हु वाज लॉयलिस्ट, ओके, बेसिकली अ लॉयलिस्ट ऑफ द जार, उसने coup करने की कोशिश की, उसको बोला जाता है कॉर्निलोव अफेयर। और इस coup के चलते अगस्त में इट फेल्ड, द coup फेल्ड, लेकिन जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था
which was there as a caretaker government, उसने क्या किया, it got weakened. दूसरा क्या हुआ, what happened was the second unpopular thing that happened was ये जो provisional government है, it did not stop the World War I. ये कंटिन्यू करते रहे जर्मनी से लड़ना, एंड दैट वाज अ वेरी अनपॉपुलर मूव बिकॉज द रशियन सोल्जर वाज नाउ एग्जॉस्टेड फाइटिंग फॉर सम अदर कॉज, एंड ही सेड कि भाई हमें लड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इट सेड नहीं नहीं भाई, हमारी कुछ हमारा कुछ कमिटमेंट है ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ, उसको हमें फुलफिल करना है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस वाज योर 1905 एंड 1917 रेवोल्यूशन. Any questions that you guys have between the 1905 and the 1917 revolution? जल्दी से बताओ तो फाइनल पार्ट पे हम चलते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन. Any questions that you guys have? शुरुआत की और फिर बीच में से हट गए. I'm not very sure. Can you be a little more specific? What do you want to ask? मतलब यहाँ पर कुछ डाउट है 1905 और 1917 फेब रेवोल्यूशन के बारे में. Okay. Reaction of allies was mixed. Okay, reaction of allies was mixed. Basically जो थे, they did not they did not celebrate it. They knew, basically they knew. तो what happened was कि ब्रिटेन ने आर्म्स भेजना स्टार्ट कर दिया था फॉर द ज़ारिस्ट एंड द मेंशेविक्स. उन्होंने आर्म्स भेजना स्टार्ट कर दिया था, और एक और फ्रंट था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन मैं ट्राई करूंगा बहुत सिंपल समझाने में. तो टोटल रशिया में 4 लड़ाई हो रही थी, 4 पार्टी थी. कौन कौन थी? ज़ारिस्ट थे, हु वेर द लॉयलिस्ट, और मैंने बताया था एडमिरल कोलचैक था इसमें, इरकुत्स्क में इसने बनाया था. इरकुत्स्क में साइबेरिया का एक सिटी है, साइबेरिया इज अ प्रोविंस इन रशिया. तो इरकुत्स्क में इसने एक आफ्टर जार एब्डिकेटेड एंड द द बोल्शेविक्स केम, देन देयर वर द बोल्शेविक्स, then there were the Mensheviks, then finally कौन थे? सेपरेटिस्ट. हु वेर द सेपरेटिस्ट? अब यहां पर क्वेश्चन है क्या? रिएक्शन ऑफ एलाइज. ओके, तो वहां पर मुझे कवर करना होगा सेपरेटिस्ट. तो आपको पता है रशियन एम्पायर में, आई एम टॉकिंग अबाउट रशियन एम्पायर में बहुत सारे अलग स्टेट्स थे, जैसे कि पोलैंड. कल के क्लास में मैंने बताया था, यू गाइज रिमेम्बर, पोलैंड था, फिनलैंड था, एस्टोनिया था, पोलैंड था. ये सारे पार्ट थे रशियन एम्पायर के, ये पार्ट थे ये सारे, ठीक है. नो, नॉट द ताजिक्स एंड द उज्बेक्स एंड द तुर्क्स, वो बाद में. ओके, आफ्टर दे जो सोवियट्स थे बेसिकली दे वेर लूज कन्फेडरेट्स, लूज ट्राइबल कन्फेडरेट्स थे. बाद में सोवियत ने आके उन पे कैप्चर कर लिया. यहां पर देखो, फिनलैंड, एस्टोनिया, पोलैंड, लैटविया एंड लिथुएनिया, ये सारे किसके पार्ट थे? ओके, ये सारे रशियन एम्पायर के पार्ट थे. तो ये सारे, इनकी अपनी आइडेंटिटी थी, लेकिन रशिया ने क्या किया था? इसको सब्ज्यूम कर लिया था, इसको अपने अंदर कर लिया था. इनकी अपनी आइडेंटिटी थी. तो जैसे ही जार एब्डिकेट किया और कंफ्यूजन हुआ, दिस होल केओस एंड कंफ्यूजन हैपेंड, तो ये सारी जो कंट्रीज है इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है. एंड दे सेड कि भाई चलो, रशिया में तो देयर इज अ केओस, okay, let me declare myself independent. तो इनको सपोर्ट कर रही थी. और बहुत सारे जारिस्ट जो हैं और जो मेंशेविक्स हैं, वो इन कंट्रीज में चले गए एज अ रेफ्यूज और एज एन अपॉर्चुनिटी टू फाइट अगेंस्ट द बोल्शेविक्स हु हैड कैप्चर्ड द रशियन एम्पायर. वो इस पॉइंट को याद रखना. अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि समझ आया नहीं, इसको याद रखना. मैं इस पे रिविजिट करूंगा. लेट मी कंप्लीट द अक्टूबर रेवोल्यूशन. अब जल्दी से मैं आपको क्या समरी दे देता हूं. तो समरी में क्या है? समरी में बेसिकली हमने क्या पढ़ा? 1905 में एक रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन उसमें जार ने प्रॉमिस किया, ओके, दैट आई एम गोइंग टू डू समथिंग. फिर 1917 फेब में हुआ.
1917 फेब में हुआ तो वहां पर जार को छोड़ना पड़ा अपनी गद्दी। ओके, ही हैड टू एब्डिकेट, ही हैड टू लीव हिज थ्रोन। लेकिन 1917 के बाद क्या हुआ, दैट फेब्रवरी के बाद देयर केम अ प्रोविजनल गवर्नमेंट जो कि ऑलरेडी एक वीक गवर्नमेंट थी। और उसपे जो कॉर्नीलोव करके बंदा था, जनरल कॉर्नीलोव, उसने अगस्त 1970 में क्या किया, कू किया। उसके वजह से प्रोविजनल गवर्नमेंट और वीकन हो गई। तो फाइनली अब हम आ जाते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन पे। अगस्त में किया 1917 तो वीक हो गई। उसके चक्कर में बोल्शेविक्स एक फैक्शन था विच वाज लेड बाय व्लादिमीर उलियानिच उलियानोव, और उसका पॉपुलर नाम क्या था, लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन जो था, उसने देखा, हु वाज लीडिंग द बोल्शेविक फैक्शन, दैट यार ये प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बहुत वीक हो गई है, लेट मी नाउ, ओके, लेट मी नाउ कैप्चर पावर फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई पार्टी। ये चीज आपको समझ आई? आई होप एवरीबडी गॉट दिस। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन जो था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, इट वाज द सेकंड मेजर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। फर्स्ट मेजर रेवोल्यूशन क्या था, फेब्रवरी रेवोल्यूशन, जिसमें प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी। देन रशिया का जो 1917 का रेवोल्यूशन था, उससे कम्युनिस्ट रूल फाइनली, और यूएसएसआर वाज फॉर्म्ड। यूएसएसआर फरवरी में नहीं बना था, फरवरी में एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनी थी, एक ट्रांजिशनरी गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है। तो बैकग्राउंड में क्या था, डुअल पावर क्राइसिस था। आफ्टर द फरवरी रेवोल्यूशन डुअल स्ट्रक्चर आया, जिसमें प्रोविजनल गवर्नमेंट और सोवियत, पेट्रोग्राड सोवियत जो सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत है, उनके बीच में क्या हुआ, देयर वाज अ पावर स्ट्रगल। ओके, देयर स्टार्टेड अ पावर स्ट्रगल, ठीक है। बोल्शेविक इन्फ्लुएंस, ऑलराइट, बोल्शेविक इन्फ्लुएंस में क्या था कि व्लादिमीर लेनिन का काफी ज्यादा होल्ड था अमंग दी पीजेंट्स, अमंग दी स्मॉल पीजेंट्स एंड अमंग दी फैक्ट्री वर्कर्स। उनके बीच में ही वॉज अ वेरी पावरफुल लीडर। देन देर वॉज स्पॉन्टेनियस आर्म डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट। क्यों? एक और रीजन था, दैट दे कंटिन्यूड द वॉर। वर्ल्ड वॉर 1 उन्होंने खत्म नहीं किया। राइटिंग वॉज ऑन दी वॉल कि भाई आप क्यों लड़ाई कर रहे हो। द इंटायर आर्मी रिबेल्ड अगेंस्ट द जार बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू फाइट। लेकिन सिंस डिप्लोमेटिक कमिटमेंट्स थे, ट्रीटी कमिटमेंट्स थे, एलाइज के तरफ कमिटमेंट्स थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हम वॉर एंड कर देंगे वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी के अगेंस्ट, तो हम हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा ब्रिटेन का और बाकी एलाइज का। तो देन दे सेड कि नहीं, हमें वॉर कंटिन्यू करना है, और द सोल्जर्स विल नॉट रिटर्न होम। देन फाइनली कॉर्निलोव अफेयर हुआ। कॉर्निलोव अफेयर क्या था, अगस्त 1917 में ही वाज अ जनरल, ओके, ही अटेम्प्टेड अ मिलिट्री कू अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट। बट जो बोल्शेविक्स थे, उनका भी एक आर्म्ड डिवीजन था, रेड आर्मी जो थी, उनका एक आर्म्ड डिवीजन था, उसने फाइट किया अगेंस्ट कॉर्निलोव। ओके, ठीक है, ये चीज है आपको। आई थिंक वेर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके, नो इश्यूज, वेर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? देन लेनिन ने देखा कि यार यहाँ पर तो पूरा केओस है, देयर इज अ टोटल केओस, देयर इज अ टोटल मेहम, रीजनल गवर्नमेंट अभी नहीं टिकेगी। तो अक्टूबर में लेनिन ने बोला, कॉमरेड्स, लेनिन ने बोला, कॉमरेड्स, लेट अस गो एंड कैप्चर पावर फॉर द फाइनल टाइम। ओके, लेट अस गो एंड कैप्चर द फुल पावर। देन लियोन ट्रॉट्स्की जो है, ट्रॉट्स्की के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ट्रॉट्स्की जो है, ही वाज द फाउंडर ऑफ द रेड आर्मी। रेड आर्मी को क्या बोलते थे, क्रासनाया आर्मी। ओके, क्रासनाया इज रेड, मतलब क्रासनाया का मतलब होता है रेड इन रशियन। तो क्रासनाया आर्मी या रेड आर्मी का ही वाज द फाउंडर। एंड क्रासनाया आर्मी, लियोन ट्रॉट्स्की ने क्या बोला कि वी विल नाउ अटेम्प्ट, ओके, टू ओवरथ्रो, to through the provisional, the caretaker government which was formed after the February revolution. Okay, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? वेर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड? कोई भी कंफ्यूजन अभी तक? एनी कंफ्यूजन दैट यू गाइज हैव, बताओ, नहीं तो फिर समझाऊंगा, कोई इशू नहीं है। देन रेवोल्यूशन जो हुआ नवंबर 6 एंड 7,
अक्टूबर 24 और 25, ठीक है, जो रशियंस कैलेंडर यूज करते थे जूलियन कैलेंडर, उसमें 24 और 25 हो रहा था। और ऐसे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर, राइट। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्या हो रहा था, नवंबर 6 और 7, ठीक है। सो ग्रिगोरियन कैलेंडर में नवंबर 6-7, जूलियन कैलेंडर में अक्टूबर 24 और 25 हो रहा था। सो बोल्शेविक्स जो रेड गार्ड्स थे, which were who were led by Leon Trotsky, they started assault on the provisional government विंटर पैलेस, जहां पर विंटर पैलेस में प्रोविजनल गवर्नमेंट जो टेम्पररी गवर्नमेंट थी उसका क्या था, हेडक्वार्टर्स था। और हेडक्वार्टर्स को वहां जाके उन्होंने असॉल्ट किया, एंड विदाउट एनी ब्लडशेड दे वर एबल टू टेक दी सरेंडर। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया। देन अ बोल्शेविक डिक्री वाज पास्ड, जिसमें इट वाज सेड दैट वी विल रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड टू द पीजेंट्स, एंड हम जर्मनी के साथ तुरंत आर्मिस्टिस करेंगे। तो यहां ध्यान से देखना क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखना। दे डिड टू थिंग, दे डिड व्हाट, दे डिड जय जवान जय किसान। कैसे? जय जवान थ्रू आर्मिस्टिस, बिकॉज रशियन पेजेंट जो कि आर्मी में कंस्क्रिप्टेड था, थक चुका था, ही वॉज नॉट वेरी गुड वेल ट्रेन्ड, उसके अंदर में वो फाइट करने का जज्बा नहीं था। तो उसको जय जवान करने के लिए बेसिकली उन्होंने बोला कि हम एक ट्रीटी साइन करेंगे जिसको ब्रेस्ट लिटोवोस्क बोलते हैं। ओके, ब्रेस्ट लिटोवोस्क इज अ प्लेस। वहां पर उन्होंने क्या किया, जर्मनी के साथ ट्रीटी साइन कर दी, एंड दे सेड कि भाई अब हम तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं कर रहे। और पीजेंट्स को खुश करने के लिए, जय किसान करने के लिए क्या किया कि भाई अब जो तुम्हें ऑपरेसिव रेजीम था, ओके, लैंड ओनर्स वगैरह का जो तुम ऑपरेशन सहते थे, कुलाक्स का, कुलाक्स, हु वेर द कुलाक्स, somebody was asking kulaks, I think Dhruv was asking who were the kulaks, right? तो कुलाक्स जो है वो बेसिकली, ओके, कुलाक्स जो है वो बेसिकली रिच पीजेंट्स थे हु यूज्ड टू ओन अ लॉट ऑफ लैंड्स। ओके, तो कुलाक्स, अगर आप सोवियत पोस्टर्स देखोगे, सोवियत यूनियन के पोस्टर देखोगे, तो कुलाक्स को बड़ी टमी के साथ दिखाया गया। एक बहुत मोटा आदमी है जिसका इतना बड़ा तोंद है, और वो खा खा के ही इज ईटिंग द पीजेंट्स फूड, जो छोटे पीजेंट्स है उनका फूड खा रहा है। तो दे स्टार्टेड अ एंटी कुलाक रेजिम। ओके, दे स्टार्टेड एन एंटी कुलाक, नॉट एग्जैक्टली जमींदार, जमींदार्स वेयर द लैंड ओनर्स, वो दूसरे थे। कुलाक्स वेयर बेसिकली द रिच पीजेंट्स जिनके पास बहुत सारा लैंड था। जमींदारी डिफरेंट होता है, जमींदारी इज अ पावर दैट इज गिवन, जमींदारी, ओके, इज अ पावर दैट इज गिवन बेसिकली बाय द स्टेट। इनको स्टेट से नहीं मिला था, दे गॉट द लैंड बिकॉज ऑफ मे बी दे वेर एबल टू अक्वायर सम लैंड। ठीक है, तो ये चीज थी इनके साथ। कुलाक्स डिफरेंट है। सो कुलाक्स एंटी कुलाक्स कैंपेन स्टार्ट किया। तो जय जवान जय किसान कैसे हुआ, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिथोवस्क और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जहां से बड़े बड़े लैंड ओनर्स और कुलाक्स से लैंड लेके, हाँ, यू कैन से वेलालार टाइप के, और उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, देन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। ठीक है, और वहां पर सिर्फ 24% लोगों ने बोल्शेविक्स का साथ दिया था। तो बोल्शेविक्स ने क्या किया, अपने बंदूक के नोक पे उसको डिसॉल्व करवा दिया, एंड दे सेड कि ओके, पावर गोज थ्रू दी बैरल ऑफ गन। मैं ये नहीं मानता 24% ही लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, तुम अपने पास रखो, आई एम गोइंग टू सीज द पावर विथ माई गन। देन जैसे ही बोल्शेविक्स केम टू द पावर, the Bolsheviks came to the power, there started a Russian civil war. There started a Russian civil war जिसमें व्हाइट आर्मी थी, जिसमें एंटी बोल्शेविक फोर्स थी, और रेड आर्मी थी जिसमें बोल्शेविक्स थे। व्हाइट आर्मी में जार लॉयलिस्ट भी थे, मेंशेविक्स भी थे, सर्टेन मेंशेविक पीपल, और दूसरे नेशनलिस्ट हु बिलीव इन द आइडिया ऑफ रशिया, वो भी थे इसमें। तो बेसिकली व्हाइट्स वर्सेस रेड पूरा फाइट हुआ था। इसके वजह से फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट स्टार्टेड, एक फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट स्टार्ट हुआ था। तो एक तरीके से मॉडल था दूसरे कंट्रीज के लिए, दैट ओके, दीज थिंग्स कैन हैपन, ओके, दीज थिंग्स कैन हैपन, द प्रोलिटेरिएट, द मासेस कैन आल्सो कैप्चर पावर। उसके बाद क्या हुआ था, सिविल वॉर हैपेंड।
ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूएसएसआर आफ्टर द सिविल वॉर एंडेड इन 1922। 1918 में बोल्शेविक्स ने पावर कैप्चर किया और 1922 तक दे केप्ट ऑन फाइटिंग विद द व्हाइट आर्मी व्हिच वाज मेड ऑफ द ज़ारिस्ट एंड अदर पीपल। एंड 1922 में फाइनली जब वॉर खत्म हो गया, सिविल वॉर, तो दे एस्टैब्लिश द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक विद द कैपिटल इन मॉस्को। ओके, अब हम आ जाते हैं रशियन सिविल वॉर पे। तो ये लियोन ट्रॉट्स्की है, ये बंदा लियोन ट्रॉट्स्की, ये सारे रेड आर्मी के सोल्जर्स हैं। ओके, सो रशियन सिविल वॉर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इवेंट था। उसमें देखो मेन कॉम्बैटेंट्स कौन कौन थे। एक रेड आर्मी था, बोल्शेविक्स जो थे आफ्टर दे सीज्ड पावर 1918 अक्टूबर रेवोल्यूशन में। देन व्हाइट आर्मी थे जिसमें मोनार्किस्ट, कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेट्स, फॉरेन नेशंस के फोर्सेस, जो मेंशेविक्स हमने बात की वो सारे इसमें आ गए थे। देन द ग्रीन आर्मी वाज देयर। ग्रीन आर्मी कौन थे? दे वर बेसिकली पीजेंट ग्रुप्स। ओके, दे वर मेड अप ऑफ पीजेंट ग्रुप जिनको पता था कि ना हमारा भला होने वाला है रेड आर्मी के अंदर, ना हमारा भला होने वाला है व्हाइट आर्मी के अंदर, तो चलो हम एक ग्रीन आर्मी बना के दोनों से लड़ते हैं। एंड देन देयर वाज इंटरवेंशनिस्ट फोर्सेस एज वेल, जैसे यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, ये इन्होंने इंटरवीन किया था क्योंकि उनको लगा था कि भाई यहां से अगर एक कंट्री में सोवियत आ गए तो हो सकता है वो दूसरे कंट्रीज में भी इंस्पायर कर दे बेसिकली। एंड देन देयर वर द सेपरेटिस्ट एज वेल। अब मैं वापस आता हूं, मैंने बोला था मैं वापस आऊंगा, सिर्फ दिमाग में रखना। तो मैंने आपको क्या बताया था, रशियन एम्पायर के बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स थे जिनका अपना खुद का आइडेंटिटी था, जैसे फिनलैंड, एस्टोनिया, बाल्टिक स्टेट है, याद है ना, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया। तो इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और दे स्टार्टेड फाइटिंग टू कीप देयर इंडिपेंडेंस। पोलैंड के साथ द रशियंस आल्सो फॉट अ वॉर, पोलैंड ने अपना इंडिपेंडेंस कर लिया। ठीक है, सो एक तरीके से फिर 4 से 5 लोग इसमें थे। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही कंफ्यूजिंग बैटल था। कौन किससे लड़ रहा था वो पता नहीं चल रहा था। इसमें क्या क्या मेजर फेजेस है, तो सबसे पहले देयर वाज इनिशियल कन्फ्लिक्ट्स, छोटे लेवल पे हुआ था। मेजर ऑफेंसिव 1919 में स्टार्ट हुआ अंडर एडमिरल कोलचैक फ्रॉम साइबेरिया। मैंने बताया था ना, इरकुत्स्क, इरकुत्स्क करके एक शहर है, यहाँ पर कुछ लोग जाते हैं मेडिकल पढ़ाई करने आज भी इंडिया से। तो इरकुत्स्क एक शहर है साइबेरिया में, वहां पर उन्होंने अपना एक गवर्नमेंट बनाया जो विच वाज लेड बाय एडमिरल कोलचैक। एंड दे वेयर and basically they were the loyalist of the czar and they were Russian nationalist। okay, और उनको लेकिन हरा दिया गया, रेड आर्मी ने हरा दिया। देन 1918 से 20 में काफी ज्यादा एलाइज ने भी इंटरवीन किया था बिकॉज दे फियर्ड कि ये जो सोवियत्स हैं ये वायरस की तरफ फैल जाएंगे। ये जो सोवियत आइडियोलॉजी है अगर रशिया में सक्सेसफुल हो गई तो मेरे भी कंट्री में आके ये मेरे भी वर्कर्स को बहका सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया था। यूएसए से आर्म्स आया, यूके से आर्म्स आया, बहुत जापानीज ऑल्सो दे कंट्रीब्यूटेड। देन पोलिश सोवियत वॉर हुआ था, तो पोलैंड ने पोलैंड ने आफ्टर ऑलमोस्ट 50 to 60 years इट बिकेम इंडिपेंडेंट। तो उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो सोवियत के साथ वॉर हुआ उसका, उसको बोला जाता है पोलिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वहां पर पोलैंड जीत गया था एंड इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ रीगा इन 1921। और फाइनली 1922 में तक व्हाइट आर्मी जो है वो मोर और लेस डिफीट हो चुकी थी। इसमें रीजंस क्या क्या थे बोल्शेविक विक्ट्री के? सबसे पहले यूनिटी एंड लीडरशिप वाज देयर। जो व्हाइट्स में था उसमें लीडरशिप नहीं था बिल्कुल, और देयर वाज नो यूनिटी। सो व्हाट हैपेंड, एडमिरल जो कोलचैक है, एडमिरल कोलचैक है, वो पता है कैसे पकड़ा गया था? ही वाज ऑन वे, एक ट्रेन में था और ही वाज ऑन वे टू सी द बैटल फील्ड कि क्या चल रहा है। और एडमिरल कोलचैक को उन्हीं के एक एलाई ने ट्रे कर दिया और ट्रेन को इंटरसेप्ट कर लिया गया था और ट्रेन को रुकवा दिया गया। एंड वहां पर बोल्शेविक गार्ड्स अंदर चढ़ के बोलते हैं दैट एडमिरल कोलचैक यू आर अंडर अरेस्ट एंड यू हैव बीन बिट्रेड बाय योर ओन एलाई। तो ये जो बिट्रेयल था दैट वाज वेरी कॉमन अमंग द व्हाइट्स। ओके, दे वर वेरी कॉमन अमंग द व्हाइट्स। देन देयर वाज ज्योग्राफिकल एडवांटेज एज वेल।
जो बोल्शेविक्स थे उनके पास इंडस्ट्रियलाइज पार्ट ऑफ रशिया था, जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका नाम पेट्रोग्राड कर दिया था इन्होंने, एंड मॉस्को वगैरह इनके कंट्रोल में था। और जो व्हाइट्स थे वो साइबेरिया के ठंडे पहाड़ों में, ओके, दे वर प्लानिंग देयर ऑफेंसिव। तो ऑब्वियसली मटेरियल एडवांटेज किसके पास था? बोल्शेविक के पास था, बिकॉज उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का कंट्रोल था। सो दे कैन मेक वेपन्स, वो वेपन्स बना सकते थे, बूट्स बना सकते थे, यूनिफॉर्म्स बना सकते थे, खाना वगैरह वहां से अच्छा एरिया उनके कंट्रोल में था जहां से वो खाना मैनेज कर सकते थे। उसके कंपैरिजन में व्हाइट्स के पास उतना रिसोर्सेज नहीं था। आइडियोलॉजिकल अपील भी था। द व्हाइट्स रिप्रेजेंटेड एन ओल्ड आइडिया कि हम जार के आइडिया को आगे लेके चलेंगे, और जार वाज वेरी अनपॉपुलर फिगर। तो लॉट्स ऑफ पुअर पीपल, लॉट्स ऑफ पेजेंट्स, all these people, they basically, okay, what happened was they basically got gravitated towards the Bolsheviks, who said कि there will be no private property, और कोई किसी पे राज नहीं करेगा। then there was no coordinated strategy, एक और ये भी पार्ट था। और whites जो थे, they were not, after a certain point of time, उनके पास बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं बचा था। तो what happened was 1922 में हारे नहीं थे एग्जैक्टली, दे वेंट टू अदर प्लेसेस। कुछ फ्रांस चले गए, कुछ यूएस चले गए, कुछ एस्टोनिया चले गए, और एस्टोनिया चले गए, वहां पर जाके उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। कुछ फिनलैंड में जाके उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। ओके, यस। कंसिक्वेंसेस क्या क्या हुआ जब रशियन सिविल वॉर एंड हुआ? तो देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएसएसआर, देयर वाज कम्युनिज्म फाइनली। तो मतलब जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश हो गया और मींस ऑफ प्रोडक्शन वाज नाउ इन द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। एक चेका था। चेका क्या था? इट वाज अ बोल्शेविक सीक्रेट पुलिस। इट कैरीड आउट मास एग्जीक्यूशन टू सप्रेस ऑपोजिशन। तो चेका का के बाद कौन बना? एनकेवीडी। एनकेवीडी के बाद कौन बना? केगाबे, मतलब केजीबी। ओके, तो ये सारे रशियन सीक्रेट पुलिस थे जो कि काफी ज्यादा इन्होंने टेरराइज किया। दे टेरराइज्ड अ लॉट द पीपल हु वेर अगेंस्ट देयर आइडियोलॉजी। यस, आज एफएसबी बोलते हैं मॉडर्न रशिया में। देन इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज काफी हुआ था, बोथ साइड्स। काफी ज्यादा रेलवे लाइंस उड़ाए गए, काफी ज्यादा ब्रिजेस कोलैप्स हुए, और बहुत सारे फैक्ट्रीज वेर पुट आउट ऑफ कमीशन। ठीक है। देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इट वाज फाउंडेड इन 1921, एंड इसमें क्या था कि सम प्राइवेट एंटरप्राइज वाज अलाउड। यहाँ पर क्या हुआ? बेसिकली कोई भी बिजनेस विच वाज नॉट इन डायरेक्ट कंपटीशन विद द स्टेट, जैसे टेलरिंग, टेलर का बिजनेस है, तो स्टेट आके तुम्हारा कपड़ा नहीं ना सील के जाएगा। स्टेट क्या करेगा? बड़ी फैक्ट्री पे कंट्रोल करेगा। इट विल मेक टैंक्स, इट विल मेक मे बी कंज्यूमर गुड्स, लेकिन टेलरिंग नहीं करेगा, तुम्हारे बाल नहीं काटेगा स्टेट आके। तो उस टाइप के बिजनेसेस को अलाउ किया गया। ठीक है, उस टाइप के बिजनेसेस को अलाउ किया गया विच वेर नॉट इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद द स्टेट। अब हम आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑन इंडिया। इसमें क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर आपको मिलेंगे मॉस्को में, यूएसएसआर 1930। तो ही विजिटेड द द एम्बेसी, एंड वहां पर he had a very warm reception. He received a very warm reception. इंडियन रेवोल्यूशनरीज के लिए काफी बड़ा एक इंस्पिरेशन था दैट ओके, एक ऑपरेसिव पावर जार के फॉर्म में, उसको पीपल ने हटा दिया। और एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के लिए दिस वाज अ वेरी वेरी बिग बूस्ट। ठीक है, तो इससे सोशलिस्ट आइडिया भी स्प्रेड हुए। काफी ज्यादा लोग रशिया गए भी, काफी ज्यादा लोग रशिया गए भी। आपको पता है ये जो एम एन रॉय साहब है, तो ये सबसे बड़े एडवोकेट थे। ओके, ही वाज द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ द सोवियत डॉक्ट्रिन। ही वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कम्युनिस्ट। देन 1920 में, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, AITUC बना था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ओके, सो AITUC का फर्स्ट, पता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AITUC, which was formed in 1920, and it was formed because of Soviet influence. It was formed because of Soviet influence. Okay, so AITUC बना था, एंड ठीक है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो लाला लाजपत राय, ओके, यस, लाला लाजपत राय, ही वाज वन ऑफ द NM जोशी जी थे, लाला लाजपत राय थे। तो ये कैसे बना? दीवान चमन लाल,
All right. Then there was this person called Joseph Baptista. All of these people, they formed this AITUC. इसका inspiration कहाँ से मिला? After seeing the communist in 1918, how they were able to capture power, how they were able to dislocate the Tsar. Okay. Yes. Then M.N. Roy जो है, he was deeply influenced by the Russian Revolution. वो इंडोनेशिया गए, चाइना गए और फिर रशिया भी गए. ठीक है. देन रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताता हूँ. रविंद्रनाथ टैगोर ने एक चीज लिखी थी. ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी दैट मॉस्को इज नॉट क्लीन. द स्ट्रीट्स ऑफ मॉस्को इज नॉट क्लीन लाइक दैट ऑफ लंदन एंड मे बी अमेरिकन सिटीज. लेकिन द स्ट्रीट्स ऑफ मॉस्को इज फ्री. इट इज नॉट क्लीन बट इट इज फ्री बिकॉज यहाँ पर पावर किसके पास है? प्रोलिटेरिएट के पास है. यहाँ पर पावर पीपल के पास है. ये बोला गया था. ठीक है. और कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी. कम्युनिस्ट पार्टी कहां पर बनाई गई थी हमारी? कैन यू टेल मी विच सिटी कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड? आवर कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन विच पार्टी विच सिटी? विच सिटी? कैन यू टेल मी? सो बेसिकली नहीं, ताशकंद में. ओके, ताशकंद समझते हो? ताशकंद इज इन, यू कैन फाइंड ताशकंद इन उज्बेकिस्तान, राइट? सो ताशकंद में बनी थी 1925 में. फर्स्ट इसका कानपुर में, उस समय कानपुर बोलते थे, कानपुर या कानपुर में इसका वो हुआ था. फर्स्ट एक तरीके से सेशन हुआ था. ओके. लेकिन उज्बेकिस्तान में, ताशकंद में बेसिकली दे फॉर्म दिस पार्टी. एंड वहां पर जाके उन्होंने, बिकॉज ताशकंद वाज देन अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर. ओके. और वहां पर काफी ज्यादा इंडियन रेवोल्यूशनरीज आके कांग्रीगेट किए थे और उनको दे फॉर्म दिस थिंग. Then M.N. Roy हो गए. भगत सिंह was very heavily influenced. Okay, Bhagat Singh was heavily influenced by the Russian Revolution, and it made him gravitate towards the socialism. Yes, yes, Dhruv. Yeah, M.N. Roy also founded the Communist Party of Mexico, and Leon Trotsky Right. died in Mexico. Did these two individuals meet each other? I think they might have met. लेकिन ट्रॉट्स्की बाद में भागा था. ट्रॉट्स्की I think 1927 के अराउंड भागा था. And actually what had happened was that M.N. Roy fell out. M.N. Roy का टाइप से ब्रेकअप हो गया था. बिकॉज स्टालिन के अंदर ही डिड नॉट, ही वाज अ बेसिकली मोर ऑफ अ ट्रॉट्स्कीइस्ट. वो ट्रॉट्स्की को ज्यादा बेसिकली उनके तरफ था. एंड ही ग्रू डिसइल्यूजन्ड विद स्टालिन. But they both were in Basically, Mexico, right? Trotsky and M.N. Roy. At the same time, I'm not very sure. At the same time, you just have to confirm that. Okay. लेकिन 1926 के 7 के अराउंड भागा था ट्रॉट्स्की. एंड 1940 में ही वाज मर्डर्ड इन मेक्सिको. 1940 में एनकेवीडी के जो एजेंट्स थे उन्होंने मेक्सिको में उनका मर्डर कर दिया था. बट डज ही डिड ही मीट ट्रॉट्स्की? So that has to be confirmed. Okay, that has to be something which I do not currently I'm aware of. Okay. So Bhagat Singh also, that is done. Bhagat Singh, if you read his writing, so he was also a revolutionary, and he believed in the power of the barrel of gun. Okay. Jawaharlal Nehru. So Jawaharlal Nehru was also very enchanted with what had happened. और इनका जो सोवियट्स का इन्फ्लुएंस था इनके 1947 के बाद के प्लान्स पे. ओके. और इसके बाद के प्लान्स पे भी जो इकोनॉमिक प्लान था वहां पर भी सोशलिस्ट पैटर्न इन्होंने फॉलो किया था. यस, एसे दांगे इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कम्युनिस्ट. ठीक है. He was the founder of the communist movement in India. Dange was, he also was a Bolshevik, influenced by the Bolshevik revolutionaries. And he believed, ऐसे Dange, he believed that हम लोग जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के आइडियल्स हैं उसको यूज करके ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को फाइट कर सकते हैं. सुभाष चंद्र बोस वाज आल्सो वेरी इन ऑ ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन. और आपको एक बात बता देता हूँ, बिफोर मीटिंग हिटलर ही फ्लू टू मॉस्को गए थे. यहाँ से अफगानिस्तान भाग गए थे बिकॉज ही वाज केप्ट इन कैलकाटा as in house arrest. और वहां पर अपनी वेशभूषा चेंज करके he changed his basically he changed himself and yes, नजरबंद कर दिया गया था. and he changed his appearance and he went to काबुल. और काबुल से उनको लेके जाया गया मॉस्को.
और मॉस्को में वहां पर उनको बोला गया कि आपकी हेल्प हम नहीं कर सकते हैं अभी। और मॉस्को वो क्यों गए थे, बिकॉज ही वॉज enchanted एंड ही वॉज इन सपोर्ट कि यार जैसे सोवियट्स ने किया है वैसे हमें इंडिया में भी करना है। बट मॉस्को में गए थे एंड देन मॉस्को से उनको प्लेन में बैठा के बर्लिन हिटलर के पास भेजा गया। उस समय दोनों में लड़ाई नहीं थी, उस समय दोनों मॉस्को और बर्लिन वेयर एलाइज। आपको एक पता होगा रिबेनट्रॉप मोलोटॉव पैक्ट हुआ था, उसके अंडर जर्मनी एंड यूएसएसआर बोथ वेयर एलाइज। ओके, तो दोनों एलाइज थे और मॉस्को से भेजा गया उनको प्लेन पे बैठा के बर्लिन, और बर्लिन में वहां पर जाके हिटलर से मिले एंड इंडिस्चे फ्री लीजियन, that is the Indian Free Legion of the SS was formed. Okay, SS का Indische Free Legion या Indian Free Legion was formed of captured soldiers of the British Indian Army. तो जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे जिनको जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था, उनको सामने लाया गया सुभाष चंद्र बोस के, एंड ही वाज टोल्ड कि आप इनको इनमें से एक आर्मी बना सकते हो तो बना लो। ठीक है, कुछ फिर सोल्जर्स उनको वहां पर भी सिंगापुर में भी कैप्चर किए गए थे जब जापान ने ओवररन कर दिया था। तो फ्रॉम देयर ओके, यूरोप के कैप्चर्ड इंडियंस और सिंगापुर के कैप्चर्ड इंडियंस, सिंगापुर वाले से क्या बना, आईएनए बना, और यूरोप के कैप्चर्ड इंडियन से क्या बना, इंडिस्चे लीजियन। ओके, और इंडिस्चे लीजियन जो है वो लास्ट तक 1945 तक फाइट करते रहा जर्मनी के लिए। ये चीज है। यस, वैभव, वैभव, आई थिंक वैभव वुड हैव वॉलंटियर्ड। अगर वैभव वुड हैव बीन he would have been alive at that time, so I think he would have, yes, he would have done that. चलो, अदर एसोसिएशन तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स वगैरह भी इससे इंचेंटेड थे। देन इंटेलेक्चुअल्स काफी ज्यादा विजिट करके आए मॉस्को, और वहां पर देख के आए कि भाई कैसे किया आपने, कैसे जार को आपने डिस्प्लेस किया। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है 1925 में, वो डायरेक्टली उसने हुआ था। टैशकेंट में क्या हुआ था, लेट मी जस्ट कंफर्म। एक मिनट, लेट मी कंफर्म। आई थिंक टैशकेंट में इनिशियल हुआ था। यस, 1920 में हुआ था दोस्त, 1920 में टैशकेंट में हुआ था। आई एम करेक्ट, सही इंफॉर्मेशन है। 1920 में टैशकेंट में बना था, और 1925 में फर्स्ट कानपुर में हुआ था इनका। ओके, तो अभी जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पिकअप करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द मेरठ कॉन्स्पिरेसी। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडेशन, AITUC के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लाला लाजपत राय किससे इन्फ्लुएंस थे, अगेन रशियन रेवोल्यूशन से। देन अ लॉट ऑफ पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट, बहुत सारे पार्टीज बनी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, CSP का नाम सुना है, दैट वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय दैट। जयप्रकाश नारायण के बारे में आपने सुना होगा, CSP, आचार्य नरेंद्र देव, याद है? 19 इट वाज फॉर्म्ड, यस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। देन उसके साथ साथ AITUC हो ही गया आपका, वो भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से इंस्पायर था। देन पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी, इट वाज आल्सो एक छोटी सी पार्टी थी, इट वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशन। देन इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस एक अच्छा रिलेशनशिप रखा, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखा, एंड दे बिलीव दैट USSR के साथ दोस्ती एक मॉरल दोस्ती है। USA के साथ दोस्ती मॉरल दोस्ती क्यों नहीं है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिज्म इज इविल। ये मेजोरिटी ऑफ द इंडियन लीडर्स के दिमाग में था दैट कैपिटलिज्म इज इविल, और USSR के साथ एक मॉरल दोस्ती है, बिकॉज वो प्रोलेटेरिएट को पावर देता है। ऑल्दो ऐसा नहीं था, इट वाज मोर ब्रूटल एंड इंफॉर्मेशन वाज मोर बेसिकली वहां पर क्या था, USSR में एक छोटी एलिट थी जो एक वास्ट पुअर पॉपुलेशन पे कंट्रोल करती थी। इंडियन लीडर्स को नहीं पता था, बिकॉज इंफॉर्मेशन उतना लेवल पे फ्लो नहीं होता था, वहां से सेंसर होता था। ठीक है, सो दिस इज योर यू कैन राइट योर नोट्स एज वेल। कैसी लगी क्लास? आई होप दिस रशियन रेवोल्यूशन इज डन। आई होप देयर इज नो इश्यूज व्हाटसोएवर। यस वैभव। सर कुछ जैसे 2 क्लास पहले के सर डाउट था सर, जो होलोमोर सर जो हुआ था यूक्रेन में सर, हम सर कह सकते हैं कि सर ये जो फेमाइन जो हुआ था, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन का ही एक वो कॉन्सिक्वेंसेस था। सो होल्डोमोर जो था वो बेसिकली पनिश करने के लिए यूक्रेनियन नेशनलिस्ट को, तो होल्डोमोर
वाज बेसिकली अ फैमिन दैट हैपेंड इन यूक्रेन, तो वो पनिश करने के लिए हुआ था। यूक्रेनियंस जो थे, दे डिड नॉट लाइक स्टालिन्स रूल, ओके, सो एंड दे डिड नॉट लाइक द सोवियत रूल। एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो जो फाइट कर रहे हैं, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड स्टेपान बंदेरा। स्टेपान बंदेरा, तो स्टेपान बंदेरा वाज अ यूक्रेनियन नेशनलिस्ट, स्टेपान बंडेरा, एंड ही वांटेड कि हम मैं मैं वो हो जाऊं, यहाँ से निकल जाऊं रशिया के चंगुल से। तो उसने ही स्टार्टेड दिस यूक्रेनियन होल यूक्रेनियन थिंग कि यूक्रेन अलग कंट्री है, यूक्रेन अलग रेस है, और हम रशियंस के साथ नहीं रहना चाहते। ओके, सो उनको पनिश करने के लिए दिस होल्डोमोर थिंग वाज डन। ओके, होल्डोमोर थिंग, उसमें इट वाज मैन मेड बेसिकली, इसको आप ये नहीं कह सकते हो कि नेचुरल था, इट वाज मोर और लेस मैन मेड। ओके, ठीक है। जस्टिस पार्टी, यस, सारा, हाँ कह सकते हो, जस्टिस पार्टी का भी जो आइडियोलॉजी था वो बेसिकली एंटी, जितनी भी एंटी कॉलोनियल पार्टीज हैं या जितने भी एंटी इंपीरियलिस्ट सो कॉल्ड पार्टीज थे, उनका जो कोर है, दैट इज मेड बाय द पीपल हु वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशन। तो आप ऐसे मत समझो कि ये एक टॉपिक है, ऐसा ही कोई टॉपिक है, इसका जो इम्पैक्ट है वो आज तक आप भुगत रहे हो। ठीक है, ये जितना भी आप चीजें देख रहे हो ना, ये जो हमें काटा हुआ है हमारी कंट्री को, तो वो एक तरीके से आप उसको कर रहे हो, तो ठीक है। वो थी, दलाली तो करती थी, वो बेसिकली करती थी, लेकिन अगर आप उसका वो देखोगे, मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिस्ट, ओके, दे वेयर मोर और लेस, उनका जो डायरेक्शंस आता है आज के डेट में भी, वो मोर और लेस उनका वेस्ट से ही आता है। वो कोई इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं है, आइडियोलॉजिकली जो डायरेक्शंस है उनका वेस्ट ही से आता है। ठीक है।